दोस्तों रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस 150 प्लस क्वेश्चन बायोलॉजी का सेशन एक ही वीडियो में कहानी खत्म। देखिए दोस्तों जल्दी जल्दी आपको बताएंगे बायो के 150 से अधिक प्रश्नों को हम और बहुत ही डीपली उन पर डिस्कशन भी करेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो देखिए ये जो सुपर हीरो दिख रहे हैं अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये लग भी ऐसे रहे थोड़ा सा जैसे खेती किसानी करते हो, नाम है थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है किसे? हिप्पोक्रेटस ये आपको दिख रहे हैं, इन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ये दो इमेज आपको दिख रही, ऊपर लैमार्क हैं जो कि फ्रांस में रहते थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के हैं। इन्हें 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक, ये आपके सामने रॉबर्ट हुक दिख रहे होंगे, इनने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने, दोनों साथ से ही हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका क्या करती है? ये हमारे बॉडी से दिमाग को सिग्नल भेजती है और दिमाग से ही बॉडी को सिग्नल भेजती है। इसका नाम है तंत्रिका कोशिका, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा होती है सबसे बड़ा अंग। क्रोमोजोम का नामकरण किया था? तो क्रोमोजोम क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। क्रोमोजोम कहते हैं गुणसूत्र को। ये कोशिका के अंदर तंतुनुमा मतलब धागे नुमा छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, इन्हें गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोजोम। इनकी खोज की थी वाल्डेयर ने। देखिए ये धागे नुमा संरचना है छोटी छोटी, इनके अंदर ये कोशिका में ही पाए जाते हैं। डीएनए से मिलकर बना होता है। ये काय से मिलकर बना होता है? डीएनए से। और मनुष्य के अंदर ये भी पता होगा आपको 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इनकी खोज की थी बाल्डेयर ने। अब देखिए ये धागे जैसी संरचना है, यानी बाल जैसी कह सकते हो, तो बाल्डेयर ऐसे याद रख लो। क्रोमोजोम का नामकरण किया था बाल्डेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मदाह, ये आत्महत्या है या आत्मदाह, दोनों बातें की हैं। आत्मदाह की थैली किसे कहा जाता है? तो ये आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है लाइसोसोम। इसकी खोज की थी डुबे ने, ठीक है। तो ये इसे हम आत्मदाह की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर चोट लग जाती है कहीं पर तो वहाँ से अगर कोशिका नष्ट हो रही है तो क्या होता है, उसके अंदर लाइसोसोम होता है, वो फट जाता है और इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरा होता है, वो एंजाइम जब बाहर आता है तो वो और भी आजू बाजू की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, इसलिए हम इसे आत्मदाह की थैली कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए करता है प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये तो पहले से ही आप जानते होंगे, हर कोशिका में छोटी छोटी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो कि उनका पावर हाउस होती हैं। कोशिका का ईंधन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्लूकोज होता है, ठीक है। हर कोशिका का ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि मीठे पदार्थों में मिलता है और गेहूं चावल में भी मिलता है, ठीक है। तो ग्लूकोज। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया काय में होती है? राइबोसोम में। कोशिका के अंदर ही राइबोसोम होते हैं, उसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। केंद्रक की खोज की थी? कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है तो उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया था? तो देखिए डीएनए का ये डबल हेलिक्स मॉडल है, आपने पहले भी देख रखा होगा। इसको बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था 1953 में, ठीक है। नाम ध्यान रखना है, वाटसन एवं क्रिक ने। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र बना होता है, यही क्रोमोसोम है। ये किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। और मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ये भी बताया था 46 होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी होते हैं। मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ये मानव त्वचा की ऊपरी परत, देखिए यहाँ पर ऊपरी परत, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ये ऊपरी त्वचा की परत होती है। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, तो ऊतक क्या होते हैं? छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, ये आपको जानकारी होगी। तो ऊतक का अध्ययन करने
की जो विज्ञान है उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, ये हमारे ऊतक हैं, ठीक, ये एनिमल टिश्यू हैं, टिश्यू बोलते हैं ऊतक को, और इस प्रकार के प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट ऊतक, ठीक है, पौधों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। ये आपको पहले से जानकारी होगी, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है शरीर में भोजन का पाचन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये देखिए, ये आपको दिख रही है इस इमेज में, ध्यान से देखो तो ऊपर ये बड़ी आंत है और बीच में ये जो है पतली पतली लेयर बनी हुई है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का, ठीक है। लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाले एंजाइम, तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, तभी ज्यादा व्यक्ति टाई टाई करता रहता है, ऐसे याद रख लो। मनुष्य में प्रतिदिन लार स्रावित होती है, कितनी होती है? 1.5 लीटर। इसकी प्रकृति कैसी होती है लार की? क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है, बेसिक। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। परंतु हमने यहाँ पर अभी डिस्कशन किया कि लार स्रावित होती है, मनुष्य में प्रतिदिन लार स्रावित होती है 1.5 लीटर। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और लेकिन इसका पीएच मान देखें तो पीएच मान होता है 6.5, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जब लार निकलती है उस समय क्षारीय प्रकृति की होती है, बाद में इसका पीएच मान थोड़ा बढ़ जाता है और मतलब पीएच मान थोड़ा सा कम हो जाता है, जिस कारण ये अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है, कौन करता है? रेनिन। रेनिन करता है। पित्त का निर्माण होता है यकृत अथवा लीवर में। ये देखिए, पित्त, पित्त का निर्माण, ये यकृत दिख रहा है रेड कलर का, रेड रेड, ये इसे लीवर बोलते हैं। तो पित्त का निर्माण यकृत या लीवर में ही होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लीवर, यही ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय है। अग्न्याशय आप देख लीजिए, ये होता है हमारी बॉडी में अग्न्याशय, ठीक है, इसे पैक्रियाज भी बोलते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहले कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत, और दूसरी है अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा को पचाने में सहायक होता है, तो देखो वसा को पचाने में कौन सहायक है? लाइपेज नामक एंजाइम। तो वसा को पचाने में लाइपेज नामक एंजाइम जो है वो सहायक होता है। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, कौन? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को किस में चेंज कर दे? अमीनो एसिड में चेंज कर दे, तो वो होता है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, तो शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज नामक एंजाइम। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज की थी, तो इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। कब की थी? 1921 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, रुधिर ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? इंसुलिन। जो अभी इंसुलिन की बात की थी हमने, इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। तो ब्लड शर्करा, रुधिर में जो है क्या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है, कौन रखता है? इंसुलिन ही रखता है, ठीक है, जिससे हमारी शुगर ना बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। आरबीसी जानते ही होगे आप, क्या होता है? रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिकाएं। ये यकृत के द्वारा इन्हें नष्ट किया जाता है, यकृत के द्वारा। अभी आपको यकृत का इमेज भी दिखाया था। नेक्स्ट, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, कौन जमने से रोकता है? हेपेरिन। ये भी आपको ध्यान रखना है, हेपेरिन जो है ब्लड को जमने से रोकता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, सब जानते हो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन का सबसे पहला प्रयोग किया गया था, बर्जिलियस ने प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था, बर्जिलियस ने। प्रोटीन बना होता है तो ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बच्चों में क्वाशियोरकर की बीमारी किसके कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इसमें पेट फूल जाता है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं। ये क्वाशियोरकर रोग होता है, जो कि बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण अक्सर हो जाता है। मनुष्य के शरीर को आवश्यकता होती है काय की? 20 प्रकार की प्रोटीन की मनुष्य के शरीर को आवश्यकता होती है। विटामिन की खोज की थी फंक ने 1911 में। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 कैलोरी, 1 ग्राम फैट से।
विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलन ने विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज की थी। विटामिन सी तथा विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो होलकट एवं होपकिंस ने इनकी खोज की थी। विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने, विटामिन डी की होपकिंस ने खोज की थी। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और सी जल में घुल जाती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन जो हैं जो वसा में घुल जाती हैं फैट में। शरीर में जल का भार होता है, कितना होता है? तो 65 से 80% वाटर होता है बॉडी के अंदर। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, कितना? 4 से 5 लीटर। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए? तो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है, कौन होता है? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस, जो हमारी हड्डियों दांतों को निर्माण में सहायक होता है। सब जानते होंगे कैल्शियम तथा फास्फोरस होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है लोहा, आयरन की मात्रा से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसलिए आयरन की मात्रा बॉडी में भरपूर होनी चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा की कमी से होने वाला रोग, मतलब अगर ये आयरन कम हो जाए तो आयरन कमी से कौन सा हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है ग्वाइटर, जैसे घेंगा रोग कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से, बी से बेरी वैसे ही आ रहा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी, जिसमें एलर्जी हो जाती है बॉडी पर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलती है और इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई का रासायनिक नाम देखें तो टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रक्त थक्का नहीं बनाता है विटामिन के कारण। विटामिन के हमारे बॉडी के अंदर होती है तो रक्त थक्का नहीं बनाता है, ठीक है। विटामिन के की कमी के कारण होगा यहाँ पर, विटामिन के की कमी के कारण रक्त थक्का नहीं बनाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1928 में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल में जो कोबाल्ट है वो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये विटामिन B12 में पाया जाता है, जो कि साइनोकोबालामिन इसे बोलते हैं, साइनोकोबालमिन कहते हैं, कोबाला नहीं, कोबालमिन होता है विटामिन 12 में। मनुष्य के हृदय की सामान्य धड़कन कितनी होती है? 72 बार होती है 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार 1 मिनट में व्यक्ति सांस लेता है। मनुष्य एक दिन में कितनी सांस लेता है? ये 2200 बार लगभग सांस लेता है, जिसमें से 1600 kg वायु वो है ग्रहण करता है। मानव शरीर में समान रक्तदाब होता है, कितना? 120/80 होना चाहिए हमारा ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर नापने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर, ये सबने देखा होगा, ब्लड प्रेशर नापने वाला यंत्र होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की मात्रा होती है, या एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? फेब्रोनोजिन रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कण जो है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। और लाल रक्त कण का निर्माण कौन करती है? अस्थि मज्जा करती है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। ये देखिए यहाँ पर रेड ब्लड सेल आरबीसी का यहाँ पर जन्म होता है। ये देखिए ये रेड ब्लड सेल है, यहाँ पर इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है WBC श्वेत रक्त कण, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है,
जिसे हम लसिका ग्रंथि बोलते हैं। हमारे अंदर जितनी भी लसिका ग्रंथि हैं सभी में वाइट ब्लड सेल बनती हैं। यकृत में बनती हैं, प्लीहा में बनती हैं। ये देखिए ये प्लीहा है और यहाँ पर ये यकृत है, इसमें भी हमारी वाइट ब्लड सेल बनती हैं। और इनका WBC वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है बस, जबकि RBC का हमने पढ़ा था 20 से 120 दिन होता है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? ये हमें रोगों से बचाती हैं, ठीक है, संक्रमण से बचाती हैं। कौन? WBC वाइट ब्लड सेल। RBC का मुख्य कार्य क्या है? ये शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाती है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह, मतलब जो रेड ब्लड सेल हैं वो कहाँ रहती हैं? ये प्लीहा में ही रहती हैं। वैसे तो पूरे ब्लड में ही रहती हैं, प्लीहा से बनती हैं, ठीक है। WBC का निर्माण एवं RBC का विनाश होता है। अब यहाँ पर देखिए वाइट ब्लड सेल बन रही हैं और रेड ब्लड सेल नष्ट हो रही हैं। कहाँ पर? प्लीहा में, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने 1902 में की थी रक्त समूह की खोज। समूह जानते हो, ABABO, ये 4 जो हैं रक्त समूह हैं। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, प्रकृति होती है क्षारीय। सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? सभी को जो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है उसे हम जो O समूह होता है रक्त का, उसे हम सर्वदाता कहते हैं। और सर्वग्राही किसे कहते हैं? AB समूह को कहते हैं सर्वग्राही। ये सभी से ब्लड ले सकता है, दे किसी को नहीं सकता। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? हृदय। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। देखिए वैसे ही हम जानते हैं जो मूत्र में यूरिया पाई जाती है तो यूरोक्रोम के कारण हमारे जो इसका कलर येलो कलर का होता है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, गले में पाई जाती है। ये देखिए थायराइड ग्रंथि है जो कि गले में पाई जाती है, थायराइड में ही पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। सभी मस्तिष्क क्रियाओं, चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम के अगले भाग में। अब देखिए ये माइंड जो है हमारा, इसका ये सेरिब्रम जो है वो क्या करता है? चेतना, याददाश्त, विवेक, मतलब सोचने समझने की क्षमता या फिर सही निर्णय लेने की क्षमता करता है सेरिब्रम, जो कि यहाँ पर ये दे रखा है, ये अगले हिस्से में सेरिब्रम, ठीक है। शरीर की अन्य क्रियाओं को चलना, घूमना, बोलना, इस पर नियंत्रण कौन करता है? तो ये पीछे वाला माइंड करता है, जिसे बोलते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है। ये वाला माइंड, ये आगे वाला करता है हमें सही अच्छे भले का ज्ञान कराना, और पीछे वाला माइंड चलना, घूमना, बोलना, इन सब पर नियंत्रण करता है, ये पीछे वाला माइंड, जिसे बोलते हैं अनुमस्तिष्क। आगे वाले को सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206, खोपड़ी में संख्या होती है 8, ठीक है। शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है फीमेल या उर्वशी, ये फीमेल नहीं होगी, फीमर होगी यहाँ पर, ठीक। शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, जो कि जांग की होती है, इसे उर्वशी भी बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, जो कि कान में प्रेजेंट होती है। ये देखिए ये जो हड्डी है सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जो कि कान में होती है, नाम है स्टेप्स। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है कहाँ पर? जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, जो मानव के शरीर में होती है कहाँ पर? माइंड में। ये देखिए यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्रंथि है और यहाँ पर ये मटर के दाने की तरह जो रेड कलर की है ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट, इंसुलिन का श्रवण होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? ये अग्न्याशय से निकलता है। कौन? इंसुलिन। अब जब हम भोजन करते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए इंसुलिन का श्रवण होता है कहाँ से? अग्न्याशय से इंसुलिन निकलने लगता है, ताकि ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। टिबिया नाम की हड्डी पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है टिबिया नाम की हड्डी। ये देखिए ये पहला जो ऑप्शन लिखा है ये टिबिया है, ये जो हड्डी है ये टिबिया नामक हड्डी कहलाती है, ये पैर में पाई जाती है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है कौन? इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है, ये लेथमस लिख गया यहाँ। ये देखिए इमेज में ये जो ग्रंथि आपको दिख रही है, माउस के कर्सर पर जाइए, ये ग्रंथि हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहलाती है, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, तो कहाँ होता है? जो लाल रक्त का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है, भ्रूण अवस्था में,
ठीक है, ये प्लीहा है और ये यकृत है। इसमें भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में लाल रक्त का निर्माण होता है। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। टेक्रोमा, एस्टिगामेतिज्म तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला रोग कौन सा है? तो मोतियाबिंद से याद रख लो, आंख में मोतियाबिंद होता है। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? यकृत। पीलिया अगर हो जाए तो यकृत लीवर पर इफेक्ट पहुंचता है। हेपेटाइटिस ये अगर रोग हो जाते हैं तो लीवर पर इफेक्ट पहुंचता है। विषाणु या वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा ये सभी वायरस यानी विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। पायरिया हो गया, मलेरिया, काला, पेचिस ये सभी बीमारी होती हैं हमारी काय के कारण? परजीवी प्रोटोजोआ के कारण। कौन कौन सी? पायरिया, मलेरिया, काला और पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थेरिया, तपेदिक ये रोग किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणु के कारण। मेनिनजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? मस्तिष्क। अब देखिए मेनिनजाइटिस रोग क्या होता है, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की आपस में आसपास की जो सुरक्षात्मक परत होती है वो प्रभावित होती है, वो थोड़ी सी कमजोर होने लगती है। तो मेनिनजाइटिस रोग जो होता है वो मस्तिष्क में होने वाला रोग है। टिटनेस, कोड़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से हैं? तो ये तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित हो जाता है। अगर टिटनेस हो जाती है, रेबीज हो जाता है, मिर्गी आती है, इससे माइंड जो है हमारा अनकंट्रोल हो जाता है। लीची का खाने वाला भाग क्या कहलाता है? एरल। जो हम लीची का भाग खाते हैं उसे एरल बोलते हैं। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी से बचाव के लिए। जो टीबी रोग हो जाता है उससे बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थेरिया, टिटनेस, काली खांसी इन सभी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और तिल्ली जो होती है पैर में, तो रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो मलेरिया से प्रभावित होती हैं और तिल्ली में मतलब पैरों में दर्द होने लगता है। ये मलेरिया रोग का कारण होता है, तिल्ली कमजोर होने लगती है। टाइफाइड हो जाता है या पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला, टाइफाइड और पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो आंत। हमारी आंत पर इफेक्ट पहुंचता है टाइफाइड और पेचिस रोग से। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो इनका योग होता है मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन हम सेब और नाशपाती का खाते हैं जो इसके अंदर होता है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल होता है हमारा रेफलेसिया तथा सबसे छोटा फूल होता है वुल्फिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया कहते हैं और सबसे छोटे फूल को वुल्फिया कहते हैं। मतलब ये फूल सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा। सबसे बड़ा विश्व का सबसे छोटा बीज, तो सबसे बड़ा बीज बताना, सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया और सबसे छोटा बीज होता है आर्केड। ये आप गूगल से सर्च करके इनका इमेज देख सकते हो। कुकुर खांसी तथा दमा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़े प्रभावित होते हैं। ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? थायराइड ग्रंथि। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो ग्वाइटर मतलब घेंगा रोग से प्रभावित होती है। शुद्ध जल, समुद्र का जल तथा दूध का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 क्योंकि वो कैसा होता है? उदासीन। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज। होम्योपैथिक के आविष्कारक कौन है? होम्योपैथिक की थी हैनीमैन ने, ठीक है। हैनीमैन ने होम्योपैथिक की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज करने वाले थे ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। फूलों तथा फलों का अध्ययन कहलाता है, फूलों का जिसमें अध्ययन होता है उसे एथोलॉजी कहते हैं और फलों का अध्ययन की जो विज्ञान है उसे कहते हैं पोमोलॉजी। कीट पतंगों तथा पक्षियों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी और पक्षियों के अध्ययन के लिए ऑर्निथोलॉजी हम उसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। गाय का भैंस का गर्भकाल होता है, तो गाय का होता है 284 दिन और भैंस का होता है 300 दिन
तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है जो कि सिग्नल पहुंचाती है माइंड में। गुर्दे का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है लगभग। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल, जो कि दांतों के ऊपर होता है। एनामिल होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्नों तथा सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वप्नों के अध्ययन पढ़ा जाता है, हम स्वप्नों के अध्ययन के बारे में पता लगता है ओनिरोलॉजी में, और सौंदर्य का अध्ययन किया गया है केलोलॉजी में। इन दोनों विज्ञान में स्वप्नों और सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? क्रोमोसोम्स पर, गुणसूत्र पर निर्भर करता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, यानी रक्त जो है एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 23 सेकंड में रक्त का परिभ्रमण समय कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उन्हें बोलते हैं जीरोफाइटस। कोशिका का ऊर्जा गृह क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सब जानते होंगे। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। ला से लाल, ला से लाइकोपीन। वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। त्वचा रंग का कारण होता है, तो त्वचा में रंग होता है उसका कारण होता है मेलेनिन, मेलेनिन पिगमेंट नामक पदार्थ। आंखों से बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? जो आंखों से बाहर से प्रकाश पड़ता है उसे करता है आयरिस, आयरिस नियंत्रण करता है। प्रदूषित जल पीने से क्या हो जाता है? हैजा, पीलिया, टाइफाइड नामक रोग हो जाते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, हृदयघात का कारण होता है कौन? कोलेस्ट्रॉल। स्पाइडिलाइटिस इस बीमारी से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है, तो मेरुदंड प्रभावित होता है स्पाइडिलाइटिस बीमारी से। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। डायबिटीज का कारण क्या होता है? इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज हो जाती है। एथलीट फुट नामक रोग कहाँ होता है? ये हमारा एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो टेनिया पेडिस नामक कवक के कारण होता है। इसमें क्या होता है? पैर पर ये जो है खाल उड़ने लगती है, ठीक है, और रूखी त्वचा के ये पैर इस प्रकार के इन पर छाले से पड़ जाते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अगला है मलेरिया रोग फैलता है किसके कारण? मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा, ठीक है, नर द्वारा नहीं, मादा द्वारा। तो मादा मच्छर अगर काट ले तो मलेरिया रोग हो जाता है कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर। हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके कारण होती है? कुत्ते काटने से होती है। और हीमोफोबिया एक अनुवांशिक रोग आज जिसका परिणाम है क्या है? रक्त नहीं जमना, रक्त का नहीं जमना। ये हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका आज ये परिमाण क्या? रक्त का नहीं जमना। सेब तथा नाशपाती खाने योग्य भाग कौन से हैं? मांसल पुष्पासन हम खाते हैं, उसके अंदर का जो भाग खाते हैं आप जानते ही होंगे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया था चार्ल्स डार्विन ने, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, अनुवांशिकता का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर या ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। सत्य फल असत्य फल उत्पन्न होते हैं, तो सत्य फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय में और असत्य फल उत्पन्न होते हैं बीजांड में। ये देखिए ये बीजांड हो गया, बीजांड में असत्य फल उत्पन्न हो रहा है, मतलब अभी फल जन्म ले रहा है। और असत्य फल क्या होते हैं? अंडाशय, ये अंडाशय से सत्य फल बनता है, ये अंडाशय है। RH का, RH एक एंटीजन है जो पाया जाता है कहाँ? आरबीसी में। देखिए RH ऐसा एंटीजन है जो जिस ब्लड या जिस ब्लड सेल में पाया जाएगा, जिनकी ब्लड सेल में भी पाया जाएगा उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिनमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव RH एंटीजन के कारण ही होता है, और RH एंटीजन जिनकी ब्लड सेल में नहीं होता है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन होते हैं? तो सिम्बी पौधे की जड़ में नाइट्रोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सिम्बी पौधे की जड़ में। यकृत में संचित तथा मछली के लिए व तेल में पाए जाने वाला विटामिन, मतलब यकृत में होता है, मछली के तेल में होता है, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? सेरेब्रम।
तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया गया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दी जाती है जो खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जल से बाहर निकलती है, ठीक है, जल के रूप में बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। जी हाँ, ये भी आप ध्यान रखना, एड्स की बीमारी के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे बोलते हैं एलिसा टेस्ट। नेत्रदान में दप्रदाता की आंख से निकाला जाता है, मतलब जो दान करता है उसकी आंख से क्या निकाला जाता है? कॉर्निया भाग निकाला जाता है, कॉर्निया से भाग आंख निकाली जाती है, कॉर्निया सहित। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन क्या होता है? विटामिन सी जो है मिल्क में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं लगभग। पके आम में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है पके हुए आम में। सवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहलाता है सवालों का अध्ययन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होती है किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है, बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन की जड़ में, जो दलहन होती हैं, जो दालें होती हैं, उनके पेड़ों की जड़ में पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु। तारपीन के तेल से क्या प्राप्त होता है, या तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्षों से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन इसमें कवर किए 150 प्लस, लगभग 200 से कुछ ही कम क्वेश्चन रह गए होंगे जो हमने बायो से कवर किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियो आपको मिलती रहेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो। दोस्तों मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।